आज मंजू देवी के इकलौते बेटे विशाल की शादी थी। विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। बहू भी उसके साथ काम करती थी। दोनों की लव मैरिज थी। बहू अनिका को उन्होंने शादी से पहले देखा तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लिया, और वजह थी अनिका का मॉडर्न होना। अनिका काफी मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी और उसके कपड़े किसी मॉडल से कम नहीं होते थे, जिस कारण मंजू देवी को अनिका एक नजर में भा जाती है। मंजू देवी बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करके दरवाजे पर खड़ी थी। मंजू देवी ख्यालों में खोई हुई थी, तभी विशाल अनिका को लेकर घर आ जाता है। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर को अपने मॉडर्न विचारों से पवित्र कर दो। अनिका और विशाल घर के अंदर आते हैं। मंजू देवी के तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो बेटे बहू की खूब खातिरदारी करती हैं। अगले दिन अनिका सुबह सुबह नहाकर कमरे से बाहर आती है और बालकनी में जाकर अपने कपड़े सुखा देती है। तभी मंजू देवी की नजर उसकी नाइटी पर जाती है। हाय, ये नाइटी कितनी खूबसूरत है। हमारे जमाने में ऐसी नाइटी मिलती ही नहीं थी। साड़ी पहन के सोना और साड़ी पहन के जागना। मैं इस नाइटी में कैसी लगूंगी? क्या बहू ये नाइटी मुझे देगी? मंजू देवी शाम होने का इंतजार करने लगती हैं। शाम को जब कपड़े सूख जाते हैं तो वो बहू अनिका से पूछती है, अनिका बहू, तूने ये नाइटी कहाँ से ली? बहुत सुंदर है। मम्मी जी, ये नाइटी मैंने करोल बाग से ली थी। अच्छा, मैं सोच रही थी आज रात मैं इसे पहन के देखूं कि इसमें मैं कैसी लगती हूँ। हमारे जमाने में ये सब कपड़े मिलते नहीं थे ना। अनिका को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती है। ठीक है मम्मी जी, आप इसे पहन लीजिए। रात को मंजू देवी जब सोने जाती हैं तो बहू अनिका की नाइटी पहन लेती हैं, जिसे देखकर उनके पति राजेश कहते हैं, अरे ये आज तुमने कैसे कपड़े पहन लिए भाई? ये अनिका बहू की नाइटी है। क्या तुमने बहू के कपड़े पहन लिए? वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इस कपड़े में मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम फुलझड़ी लग रही हो। जरा मेरे पास तो आओ। मंजू देवी शर्मा जाती हैं। अजी छोड़िए। मंजू देवी बहू की नाइटी में ही सो जाती हैं। सुबह जब वो सोकर उठती हैं तो नाइटी में ही रसोई में चली जाती हैं। तभी विशाल उन्हें देख लेता है। माँ, ये तुमने क्या पहन लिया है? जल्दी कपड़े बदल कर आओ। मंजू देवी खुद को देखती है तो घबरा जाती है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और साड़ी पहनने लगती है। हे राम, विशाल ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया। न जाने वो क्या सोच रहा होगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, इन कपड़ों में मैं बहू से भी सुंदर लग रही थी। मंजू देवी फिर रसोई में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू अनिका अब विशाल के साथ ऑफिस जाना शुरू कर देती है। अनिका ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आती है। अनिका ने बेहद खूबसूरत वन पीस ड्रेस और उसके ऊपर कोट पहन रखा था। मंजू देवी अनिका के कपड़े देखकर फिर ख्यालों में खो जाती हैं। हाय, मेरी बहू इन कपड़ों में कितनी स्मार्ट लग रही है। क्या मैं भी इन कपड़ों में स्मार्ट लग सकती हूँ? माँ, किन ख्यालों में खो गई? पराठे दो ना। हाँ, अभी देती हूँ। मंजू देवी सबको नाश्ता करा देती हैं। विशाल और अनिका ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंजू देवी बेटे बहू के कमरे में आती हैं और अनिका की अलमारी खोलती हैं। अनिका के पास तो काफी सारे मॉडर्न ड्रेस हैं। मंजू देवी ने एक वन पीस ड्रेस निकाली और पहन ली। उसके ऊपर से उन्होंने एक कोट भी पहन लिया। उसके बाद हाथों में झोला लेकर चल दी राशन लाने। मोहल्ले की औरतों ने मंजू देवी को देखा तो उन्हें टोकना शुरू कर दिया। अरे मंजू, तूने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हो क्या? अच्छी तो बहुत लग रही है। तुझे पहले कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा ना, इसीलिए। अच्छा, ये बहू के कपड़े हैं। मैंने सोचा कि आज मैं भी पहन कर देखूं। मंजू देवी इतना कहकर आगे बढ़ गई। अरे मंजू, ये तू ही है ना? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं उषा, तू सपना नहीं देख रही है, ये मैं ही हूँ। तू एकदम कारपोर्ट फिल्म की बिपाशा बासु लग रही है। अपने लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुनकर तो मंजू देवी फूली नहीं समाती हैं। वो उन्हीं कपड़ों में राशन की दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकानदार मन ही मन सोचता है, आज आंटी जी को क्या हो गया है? इन कपड़ों में आ रही हैं। आंटी जी, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? ये लिस्ट पकड़ और राशन दे दे। दुकानदार उन्हें राशन दे देता है। मंजू देवी राशन लेकर घर आ जाती हैं। राजेश दरवाजा खोलता है। मंजू, ये क्या है? दिखता नहीं, राशन है। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम इन कपड़ों में मोहल्ले में निकल गई। कमरे के अंदर तक तो ठीक था, लेकिन बहू के मॉडर्न कपड़े पहनकर तुम बाजार चली गई।
पति के इतना कहते ही मंजू देवी जोर जोर से रोने लगती हैं। सारी जिंदगी सास ससुर और जेठ जेठानी की खिदमत करते निकल गई, कभी अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाई। अब इस उम्र में थोड़ी सी ख्वाहिश जगी थी तो वो भी आपको बुरी लग रही है। मेरी जिंदगी सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने के लिए है क्या? नहीं मंजू, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा अधिकार है। राजेश मंजू देवी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजू देवी उनका हाथ झटक कर कमरे में चली जाती है और कपड़े बदल कर साड़ी पहन लेती हैं। अरे मंजू, तुम तो बुरा मान गई। तुम मॉडर्न कपड़ों में अच्छी लगती हो, एकदम मॉडल जैसी। मंजू देवी फिर खुश हो जाती हैं और बहू के कमरे में जाकर फिर से एक नई ड्रेस निकाल कर पहन लेती हैं। शाम को जब अनिका और विशाल घर आए तो उन्हें मंजू देवी का नया अवतार देखने को मिला। अरे मम्मी जी, आप इन कपड़ों में? क्यों, क्या मैं बुरी लग रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी जी, आप इन कपड़ों में बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अब तो मंजू देवी ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया। वो रोज अपनी बहू अनिका के ही कपड़े पहनती और एक एक करके अनिका के कपड़े मंजू देवी की अलमारी की शोभा बढ़ाने लगे। अब अनिका को ऑफिस जाने से पहले कपड़े पहनने के लिए मंजू देवी से मांगने पड़ते। मम्मी जी, मेरी पीली वाली ड्रेस आपके पास है क्या? हाँ बहू, वो ड्रेस मैंने कल पहनी थी, अभी वॉशिंग मशीन में धुल रही है। और वो ब्लैक वाली जीन्स और टॉप कहाँ है? वो तो मैंने प्रेस वाले को दे रखी है, शाम को दे जाएगा। अनिका अपने कमरे में जाती है और विशाल से कहती है, विशाल, या तो तुम मम्मी जी को शॉपिंग करा दो या मुझे। क्यों अनिका, अभी तो शादी में तुमने इतनी शॉपिंग की थी, सारे कपड़े नए लिए थे और मम्मी ने भी शादी में ढेरों नई साड़ियां ली थी। लेकिन वो साड़ी पहनती कहाँ है? वो तो मेरे मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अब देखो ना, ऑफिस पहनकर जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, किसी पैंट की शर्ट नहीं है तो किसी की टॉप नहीं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उस दिन विशाल शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। माँ, आज मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बना लेना। ठीक है बेटा। लेकिन मंजू देवी पहले खुद को तैयार करने लगती हैं। वो बहू के मॉडर्न कपड़े पहन लेती हैं और उसकी सैंडल और मेकअप लगाकर तैयार हो जाती हैं। रात के खाने के लिए उन्होंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाई, क्योंकि सारा समय उन्होंने मॉडर्न बनने में लगा दिया था। शाम को जब विशाल के दोस्त घर आते हैं, आंटी जी, आज आपने खीर नहीं बनाई? आपके हाथों की खीर बहुत ही अच्छी लगती है। हम तो यही सोच कर आए थे कि हमें खीर खाने को मिलेगी। अरे आंटी जी को तैयार होने से फुर्सत ही नहीं मिली होगी यार, ये तो अनिका को कंपटीशन दे रही हैं। सभी हंसने लगते हैं। अपने बेटे के दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मंजू देवी को बहुत बुरा लगता है और वो उसी समय जाकर बहू के कपड़े उतार कर साड़ी पहन लेती हैं और जल्दी से खीर बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं। उस दिन के बाद से मंजू देवी ने बहू अनिका के कपड़े पहनने छोड़ दिए। श्वेता को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे, लेकिन श्वेता बहुत उदास थी। अंजू श्वेता को तैयार करने के लिए उसके कमरे में आती है। क्या बात है, आज मेरी प्यारी ननद के चेहरे पर ये उदासी कैसी? आज तो तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आज तो तुझे खुश होना चाहिए। कैसी खुशी भाभी, आपको तो पता है कि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन श्वेता, मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं ना। तुम्हें तो पता है कि वो लव मैरिज के कितने खिलाफ है। चाहे लड़का कितना भी खराब क्यों ना हो, उसी से मेरी अरेंज मैरिज करेंगे। और अगर एक अच्छा लड़का मिल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उससे मेरी शादी नहीं करेंगे। भाभी, अगर किसी और से मेरी शादी हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है श्वेता, मैं एक बार फिर पापा मम्मी को समझाने की कोशिश करती हूँ। उस दिन लड़के वालों के आने से पहले अंजू अपने पति और सास ससुर से बात करती है। पापा मम्मी, अब मान भी जाइए ना, अगर हमने श्वेता की शादी जबरदस्ती कहीं और कर दी तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं श्वेता की शादी राहुल से करने को तैयार हूँ। रुपेश उस दिन आ रहे लड़के वालों को मना कर देता है और दूसरे दिन वे लोग राहुल के घर जाकर श्वेता और राहुल की शादी तय कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद श्वेता की सास उससे कहती है, श्वेता बहू, शादी में तेरे मम्मी पापा ने दहेज देने में बहुत कंजूसी कर दी। कैसी बात कर रही है मम्मी जी? मेरे पापा मम्मी ने टीवी, फ्रिज, अलमीरा, सोफा, वॉशिंग मशीन सब कुछ तो दिया है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारे मम्मी पापा पैसे वाले हैं, उस हिसाब से इतना सामान बहुत कम है। तुम्हारा मायका बहुत बड़ा है, तुम्हारे मम्मी पापा का घर कम से कम 3 करोड़ का तो होगा ही। जरा सोचो श्वेता, तुम्हारी शादी में 2 से 3 लाख का सामान देकर उन्होंने तुमसे अपना पीछा छुड़ा लिया, और वो 3 करोड़ का घर किसका हुआ? तुम्हारे भाई का ही ना। ये तो तुम्हारे साथ सरासर नाइंसाफी है श्वेता। माता पिता के प्रॉपर्टी में बेटी का भी उतना ही हक होता है जितना बेटे का। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सस्ते में निपटा दिया।
राहुल की बात श्वेता के दिमाग पर चोट करती है। उसे भी लगने लगता है कि उसके मायके वालों ने उसके साथ धोखा किया है। आप शायद ठीक कह रहे हैं। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ यार। मुझे मम्मी पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बहू, तुम मायके जाकर अपने पापा मम्मी से अपना हक मांग। लेकिन मम्मी जी, ये सब ठीक रहेगा क्या? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी करते हुए ये तो नहीं सोचा ये ठीक रहेगा या नहीं, फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? ठीक है, मैं कल ही मायके जाती हूँ। कल नहीं बहू, आज, बल्कि अभी जा। ठीक है, मैं अभी मायके जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। श्वेता उसी समय अपना बैग उठाती है और मायके पहुंच जाती है। अरे श्वेता, अचानक कैसे आना हुआ? क्यों भाभी, क्या ये घर सिर्फ आपका है? मैं यहाँ नहीं आ सकती? कैसी बात कर रही हो श्वेता, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। मैं तो बस इसलिए चौंक गई कि तुम अकेले आई हो। राहुल तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। तभी श्वेता के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। क्या बात है श्वेता बेटी, ऐसे अचानक आना हुआ? सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं जैसे मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी। तुमने कोई गलती नहीं की श्वेता, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। मैं पापा मम्मी से अपना हक लेकर रहूंगी। ये लोग इस तरह से सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम नहीं कर सकते। मुझे 2-3 लाख में निपटा दिया और भैया के लिए 3 करोड़ का घर। श्वेता बहुत गुस्से में थी। शाम को जब सभी लोग एक साथ बैठते हैं तब अंजू सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सभी लोग चाय पी रहे थे। रुपेश भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे, मेरी छोटी बहन आई है। अंजू, आज रात श्वेता का मनपसंद मटर पुलाव और पनीर की सब्जी बनाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ मटर पुलाव और पनीर की सब्जी खाने यहाँ आई हूँ, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये सब तो मैं अपने ससुराल में भी खा सकती थी। क्या बात है श्वेता, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भैया, आपको क्या लगता है कि ये 3 करोड़ का घर आप अकेले हड़प जाएंगे? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 3 करोड़ का घर अकेले हड़प जाएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मेरी शादी में आप लोगों ने 2-3 लाख का सामान देकर मुझसे पीछा छुड़ा लिया और पापा मम्मी की सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ आपका हक है। मैं इस घर की बेटी हूँ। माता पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का भी उतना ही अधिकार होता है जितना बेटे का। मुझे इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए। श्वेता, तुम शादी के बाद अचानक इतनी कैसे बदल गई? ये तुम नहीं, कोई और बोल रहा है। अब ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ कि मुझे मेरा हिस्सा कब दोगे? श्वेता, मैं नहीं चाहता कि पापा मम्मी के जीते जी इस घर का बंटवारा हो। तुम पापा मम्मी के बारे में तो सोचो, उनके दिल पर क्या बीतेगी। और पापा मम्मी के जाने के बाद तुम वैसे भी मुझे कुछ नहीं दोगे। पापा, आप वसीयत क्यों नहीं बना देते? ये घर आधा आधा मेरे और भैया के नाम कर दीजिए। जगदीप, जो काफी देर से ये सब चुपचाप सुन रहे थे, उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। पापा, क्या हुआ आपको? पापा, पापा। रुपेश बेटा, जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चल। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। तभी एम्बुलेंस घर आ जाती है और सभी जगदीप को अस्पताल ले जाते हैं। वहां उनका इलाज होता है। अच्छा हुआ आप लोग इन्हें समय पर ले आए। इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। थोड़ी देर और हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। अब डॉक्टर साहब, अब तो पापा खतरे से बाहर है ना? हाँ, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्हें तनाव से बिल्कुल दूर रहना है। अब ठीक है डॉक्टर साहब। सभी लोग जगदीप को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद श्वेता के पास राहुल का फोन आता है। श्वेता, तुमने पापा मम्मी से बात की? मैंने बात तो की थी, लेकिन पापा को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें हम अस्पताल लेकर गए थे। अभी कैसे बात करूं? अरे ये सब नाटक है, नाटक, ताकि तुम कुछ ना कह सको। तुम कल फिर बात करना, नहीं तो ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ठीक है। दूसरे दिन। माँ, आप लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा? श्वेता, तेरे पापा की तबीयत खराब है और तुझे प्रॉपर्टी की पड़ी है। बेटा, किसने तेरे दिमाग में ये सब कचरा भर दिया? तू तो ऐसी नहीं थी। माँ, आप लोगों ने ही मुझे सोचने पर मजबूर किया है। श्वेता अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि तभी जगदीप वहां जाते हैं और श्वेता से कहते हैं, श्वेता बेटी, तू चिंता मत कर, हम जल्दी ही तुझे तेरा हिस्सा दे देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? हम ये सब कैसे कर पाएंगे? अनीता देवी कुछ कहती उससे पहले जगदीप ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे तभी घर की घंटी बजी। रुपेश ने दरवाजा खोला तो 3 लोग घर के अंदर आ गए और पूरे घर में ऐसे घूमने लगे जैसे घर के असली मालिक वही हो। जैसे ही वे लोग श्वेता के कमरे की ओर जाने लगे, श्वेता चिल्लाई, अरे कौन है ये लोग? ऐसे कैसे हमारे घर में घूम रहे हैं? तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये घर हमारा है। क्या मतलब? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। पापा, ये सब क्या है? श्वेता बेटी, ये घर 3 करोड़ का नहीं, सिर्फ 80 लाख का है। तेरी शादी में तेरे ससुराल वालों ने हमसे 50 लाख रुपए कैश मांगे थे।
जिस कारण हमने ये घर गिरवी रख दिया था। 50 लाख रुपए तेरे ससुराल वालों को दे दिया था और बाकी पैसे तेरी शादी में खर्च हो गए। अब पैसे चुकाने की मियाद पूरी हो गई है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस घर को छुड़ा सके। हमें कल ही ये घर खाली करना होगा। श्वेता उसी समय ये बात राहुल को फोन पर बताती है। क्या अब वो घर तुम्हारे घर वालों का नहीं है? फिर तो वो लोग तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा है तो तुम्हें अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल, आपने मुझे बिना बताए शादी में पापा से 50 लाख रुपए ले लिए, जिस कारण पापा को घर गिरवी रखना पड़ा। फिर भी आपका लालच पूरा नहीं हुआ और आपने प्रॉपर्टी मांगने मुझे यहाँ भेज दिया। अब आप मुझे वहां आने से मना कर रहे हैं। क्या आपने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता जोड़ा था? राहुल श्वेता की बात का कोई जवाब नहीं देता है और फोन काट देता है। श्वेता रोती हुई अपने मम्मी पापा के पास जाती है। पापा मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। राहुल ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। चुप हो जाओ श्वेता, ये सब हमने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था। मतलब ये कि 50 लाख रुपए पापा ने अपनी सेविंग्स में से उन्हें दिए थे। ये घर गिरवी नहीं रखा गया। ये घर हमारा है और अब तुम उन लालची लोगों के पास कभी नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। श्वेता अपने भाई के गले लग जाती है और हंसी खुशी अपने मायके में रहने लगती है।